नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें, साथ ही आपको हम इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल देते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, और हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे विवेक अग्रवाल होंगे दलहन पर बातचीत करने के लिए, जो भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी है, और देवेंद्र बोरा होंगे, दलहन कारोबारी है, ट्रेडर है, एपीएमसी वाशी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से कर लेते हैं। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर पर बताइए, आज दायरे में दिख रहा है, कल अच्छी तेजी दिखी थी, क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे कुछ कॉल्स बन रहे हैं क्या गोल्ड और सिल्वर में आज? विश्वान जी, बाय का ही कॉल यहाँ पे बन रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और यूएस ट्रेजरी में यहाँ पे गिरावट है, डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट है, और डेटा थोड़ा सा यहाँ पे वीक आने की उम्मीद है। लेकिन एक यहाँ पे एहतियात के तौर पे कहना चाहूंगी कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी ओवरबॉट जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रही है, भले ही ट्रिगर्स इसके अभी भी पॉजिटिव है। तो 72,275 के करीब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन पे गोल्ड की खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन रहेगी। 72,500 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 72,175 का। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड यहाँ पे दिख सकता है। 85,300 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 85,800 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 85,100 109 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही कमोडिटी में बाइंग है, लेकिन किसी भी टाइम यहाँ पे अगर थोड़ा भी डेटा अगर एक्सपेक्टेशन से हट के अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होके आता है तो एक करेक्शन भी दिख सकता है। तो ये व्यू आपका है। कॉल एक बार बता दें कि गोल्ड 72,275 पे खरीदारी की सलाह है और टारगेट है 72,500 का, और चांदी 85,300 पे खरीदारी की सलाह है और यहाँ पर टारगेट है 85,800 का। धर्मेश जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की चाल दिख रही है इस तेजी के बाद? क्या आगे ये मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना है, या कुछ प्रॉफिट टेकिंग आपको दिख रही है यहाँ से? देखिए, मैं भी वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में तेजी बरकरार है, काफी फ्लैटिश जोन पे रहेगा। क्योंकि कल के मार्केट में देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आई थी और प्राइस अभी कंसोलिडेशन मोड पे आ चुका है। मेरी भी सेम रिकमेंडेशन रहेगी। मैं करंट लेवल पे भी बाई की सलाह दूंगा। अराउंड 72 300 350 के लेवल पे आप एक्यूमुलेट करें। 72 200 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड 72 550 से लेके 72 700 तक के टारगेट के लिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि 73,000 तक के लेवल्स आपको छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज देखने मिल रही है प्राइस में, और मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे बरकरार रहेगी। रही बात चांदी की, तो चांदी बुलियन और बेस मेटल दोनों को कंटिन्यूसली होल्ड कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं रेकमेंड करूंगा, चांदी विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि चांदी जैसे ही $30 रहेगी, आपको अच्छी खासी रैली 10 से 15% की रैली आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो बेस मेटल स्पेशली कॉपर ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ चुका है। सोने में अच्छी खासी तेजी आई है 6-7% की। तो अभी रही चांदी की बात, तो चांदी काफी एक दायरे में ट्रेड हो रहा है, और चांदी की रिकमेंडेशन मेरी यहाँ से करंट लेवल से एटलीस्ट 500 से 1,000 रुपए की करंट लेवल से रहेगी। तो मैं बाई की सलाह दोनों सोने और चांदी में दूंगा। और चांदी दोनों खरीदने की सलाह। पोजिशनली 73,000 रुपए तक सोना यहाँ पर जा सकता है, और चांदी भी खरीदने की सलाह धर्मेश जी की तरफ से। कच्चे तेल की बातचीत कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर एक तो खबर है कि वो वाइल्ड फायर की वजह से सप्लाई की चिंता है कनाडा से, और एपीआई के जो नंबर्स आए हैं वो पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक कम हुआ है। हालांकि आज ईआईए के आंकड़े जारी होंगे तो स्थिति ज़्यादा साफ होगी। लेकिन ओपेक प्लस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मेंबर्स तय लिमिट से यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन उन्होंने किया है, 5.68 लाख बैरल। क्या लग रहा है, क्या इनको लग रहा है कि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, इस वजह से उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं? और जो मौजूदा फंडामेंटल जो खबरें हैं उस हिसाब से क्रूड की चाल आपको धर्मेश जी कैसी दिख रही है यहाँ से? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो काफी कच्चे तेल में सुस्ती का माहौल है। मार्केट $80 का जो एक दायरा है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा, और 77-75 से मार्केट घूम रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7,000 से लेके 6,600 के लेवल्स मार्केट में होल्ड देखने मिल रहे हैं। फंडामेंटली तेजी आने की कोई चार नहीं है, क्योंकि प्राइस में कोई वॉलेटिलिटी देखने भी नहीं मिल रही है। डिमांड ऐसे बढ़ नहीं रही है। जो भी तेजी आ रही है मार्केट में सप्लाई के कंस्ट्रेंट के कारण आ रही है। अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट्स में कटौती होने की गुंजाइश काफी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी मार्केट में रहेगी, और जून जुलाई का महीना इतना तेजी का महीना नहीं होता, मार्केट में सुस्ती रहेगी। अब आगे के 3 महीने देखिए सारे बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। तो मैं उछाले पे बिकवाली की सलाह दूंगा। मैं अराउंड 6,600 के स्तर पे बेचने की सलाह दूंगा। 6,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंटरम टारगेट 6,500 का रहेगा। पोजिशनिंग 6,400 तक के पोजिशनिंग के लिए आप होल्ड कर सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय मार्केट में WTI 75 लेवल्स के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। तो उछाले में बिकवाली की सलाह रहेगी मेरे कच्चे तेल में। ओके, उछाल पर बेचने की सलाह कच्चे तेल में धर्मेश जी की है। वंदना जी, आप सहमत है? आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? जी, यहाँ पे मैं एग्री कर रही हूँ विश्वमोहन जी। ये चीज तो है कि यहाँ पे डिमांड ड्रिवन रैली ना होकर ये सप्लाई डिसरप्शन ड्रिवन रैली यहाँ पे है, तो ये बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। जैसे ही सप्लाई डिसरप्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ होगा तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। आज के इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और एक स्मॉल अपसाइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इन्वेंट्रीज को ट्रैक करना होगा, खासकर गैसोलीन की। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि क्रूड की इन्वेंट्री तो यहाँ पे काफी कम हुई थी, लेकिन गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में जंप था, जिसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में लगातार जंप आता है तो क्रूड यहाँ पे वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक अपसाइड मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि 65 के करीब एक बार यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। छोटा बाइंग है, 66.20 का टारगेट यहाँ पे रहेगा, तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 65.30 का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर 67.50 के लेवल के करीब से यहाँ पे आएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे 64.50 जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बाइंग है, लॉन्ग टर्म मिड टर्म यहाँ पे कहे तो वहां पे ऊपरी स्तर से सेलिंग आ सकता है क्रूड में। ट्रेडिंग के लिए आज यहाँ पे आप खरीदे, लेकिन जब भाव ऊपर जाए 6750 तक फिर वहाँ पर बेच सकते हैं, ये सलाह वंदना जी की तरफ है। लेकिन करंट लेवल पे इनकी खरीदारी की सलाह। और धर्मेश जी ने भी कहा है कि उछाल पर यहाँ पर कच्चा तेल बेचना चाहिए, जो करंट लेवल पे ना बेचे, ऊपर भाव जाए तब आप बेचे। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी अचानक से आई है 50 रुपए की, धर्मेश जी क्या लग रहा है, ये तेजी और आगे चलेगी या फिर से मुनाफा वसूली दिखेगी? देखिए, इनफैक्ट हम लास्ट 2-3 महीने से ये कंटिन्यूस कर रहे थे, क्योंकि मार्केट 175-150 के स्तर पे कंटिन्यूस घूम रहा था और वहां से एक अच्छी खाली रैली देखने मिली। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड था, बट करंटली 200 रुपए के स्तर पे मुझे नहीं लगता मार्केट सस्टेन हो सकता है। मैं सलाह दूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 196-197 के लेवल पे आप बिकवाली करिए, 205 का स्टॉप लॉस रखिए और 185 और 180 के स्तर के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। काफी चंचल कमोडिटी है, इसमें बिना स्टॉप लॉस के मैं सलाह नहीं दूंगा ट्रेड करने की। इसकी जो मेजर वॉलेटिलिटी आती है ठंडी के माहौल में, तो अभी करंटली सिर्फ सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण मार्केट में एक स्पाइक देखने मिल रहा है, बट जैसे ही सप्लाई अच्छी हो जाएगी फिर से आपको यहाँ पे बिकवाली हावी देखने मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू आपका नेचुरल गैस पर। आप बताइए वंदना जी, आपकी राय क्या है? जी विश्वमोहन जी, राय यहाँ पे सेम है। मुझे लग रहा है कि 185 अगर आता है यहाँ पे मे कॉन्ट्रैक्ट 185 188, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है पर प्राइसेस 210 की तरफ यहाँ पे जा सकता है। ये मौसम है जहाँ पे कि इन्वेंट्री स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट किया जाता है विंटर से पहले। तो एक यहाँ पे अगर इन्वेंट्रीज लगातार कम होके आती है और थोड़ा सा मौसम अगर यहाँ पे फेवर में आ जाए, कूलिंग या हीटिंग डिमांड आए, तो एक अपसाइड देख सकते हैं ये कमोडिटी। तो बाय करना है, एक बार नीचे आने देना चाहिए मार्केट को 185 के 188 के करीब, वहां से बाइंग करनी है। पहला टारगेट 200 का होगा, दूसरा टारगेट 210 का होगा और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 175। तो क्रूड में जैसे इंट्राडे मैंने स्ट्रैटेजी दिया है, यहाँ पे मैं पोजिशनल व्यू अपना देना चाहूंगी और जो होल्डिंग पीरियड है वो हो सकता है कि एक हफ्ते का यहाँ पे नेचुरल गैस में हो। ओके, तो ये राय नेचुरल गैस को लेकर आ रही है वंदना जी की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल अगर देखें तो आज सभी मेटल्स मजबूत दिख रहे हैं, लगातार ये रैली चल रही है। धर्मेश जी, ये रैली कब तक चलने वाली है? क्या करना चाहिए? क्या वक्त आ गया सतर्क रहने का? एक तरफा रैली चल रही है, क्या लग रहा है कहाँ पर सतर्क रहे, कहाँ अभी भी खरीदे? आपकी राय क्या है? देखिए, बाय करने की सलाह मेरी भी काफी, लेकिन मार्केट एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ये लेवल काफी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं एक्सपेक्ट करता 820 840 के लेवल पे मार्केट स्टे हो जाएगी, बट यहाँ से और 3-4% की रैली आपको प्राइस में देखने मिली। अंतरराष्ट्रीय मार्केट भी एक तरफा मूव कर रहा है। ये कंप्लीटली एक डिमांड की तरफ से बढ़ रहा है, स्पेशली चाइना की तरफ से मार्केट में डिमांड और काफी सारे सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण आपको देखने मार्केट में रैली मिली है। लास्ट ईयर से ये साल में ऑलमोस्ट 200 रुपए की रैली प्राइस में आ चुकी है। तो करंट लेवल पे मैं सलाह नहीं दूंगा बाय करने की। मैं रेकमेंड करूंगा 895 पे आप यहाँ पे बिकवाली करें, 900 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड 880 से लेके 875 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। काफी स्टीप रैली हो चुकी है, यहाँ पे बाइंग करने की सलाह मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, बट स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे बिकवाली करके सेल करके चल सकते हैं। ओके, तो ये आपका व्यू है। वंदना जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? अभी भी खरीदारी की राय बन रही है या आपको लगता है कि ऊपर में कुछ बेचना चाहिए? विश्वमोहन जी, कॉपर को मैं अवॉइड करना चाहूंगी और खुशी की बात यह है कि बेस मेटल्स में चाहे वो एलएमई हो, शेफे हो या फिर कॉमिक्स हो, हर जगह बड़े वॉल्यूम के साथ ये मूव आई है। तो कॉपर की रैली यहाँ पे ओवर स्टेज्ड है। 900 यहाँ पे काफी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा और स्टेबल होना वहां पे।
एक कमोडिटी ऐसी है जिसने धीरे धीरे बड़ा अच्छा चाल दिया है, वो लेड है। यहाँ पे लेड में मैं अभी भी बाइंग में रहना चाहूंगी। 195 के करीब यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। 198 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 193.5 का। दूसरी कमोडिटी जिंक है, हर गिरावट पे इस पे अभी भी बाइंग आ रही है। आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि अगर हम 265 के करीब हम बाय करते हैं तो 268 का टारगेट 1 से 2 दिन में आ सकता है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 263.5 का। लेकिन गोल्ड सिल्वर की तरह बेस मेटल में भी ये ध्यान में रखना होगा कि रैली काफी ज्यादा यहाँ पे स्टीप हो गई है, तो काफी संभल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ये के लिए डिस्क्लेमर है, आप बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड ना करें मेटल्स में, क्योंकि एक तरफा रैली है। इस तरह की रैली के बाद करेक्शन हमेशा देखे जाते हैं, तो आप सतर्क रहें। जो भी स्टॉप लॉस आपको बताए गए, लेड में 193 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदे। और जिंक भी 265 पे खरीदे, 263 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्री मार्केट की ओर। और सबसे पहले बात अब करेंगे दालों की, क्योंकि दालों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में रिटेल में दाम 175-180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट पर अगर आप देखेंगे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की साइट पर, तो वहां पर रिटेल में दाम अभी भी औसत भाव देश में 155 रुपये के आसपास है। लेकिन कहीं कहीं रिटेल में अगर आप जाएंगे, तुअर के दाम 200 रुपये प्रति किलो भी बिक रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार की एक्शन हो रही है। महाराष्ट्र में कई कारोबारियों के खिलाफ सरकार एक्शन कर रही है। जमाखोरों के खिलाफ सरकार काफ़ी सख्ती बरत रही है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी हैं भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के, और देवेंद्र वोरा हैं, दलहन कारोबारी भी है, ट्रेडर हैं एपीएमसी वाशी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आप महाराष्ट्र में आप बैठते भी हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है महाराष्ट्र में? कारोबारियों पर क्या एक्शन हो रहा है? क्या यहाँ पे जमाखोरी की किसी तरह की रिपोर्ट आ रही थी क्या? नमस्कार विश्वजीत जी। नमस्कार। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स हमें तो नहीं प्राप्त हुई है कि सरकार ने कहीं कोई एक्शन ली है, पर ये बातें व्यापारी हलकों में बहुत तेजी से घूम रही हैं कि सरकार बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने वाली है। जो मेरी जानकारी है, जो मेरी बातचीत हुई है, सरकार निश्चित रूप से स्टॉक लिमिट लाने पे विचार कर रही है, और अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अभी विजिलेंस पे है, चीजों को एनालिसिस कर रही है, और जितना स्टडी करना चाहे वो स्टडी कर रही है, बट अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन ऐसा जो ग्राउंड पे है वो नहीं लिया है। और हालात ये हैं कि मार्केट पिछले 1 महीने से स्टेबल है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। पर रिटेल पे हो सकता है कि बाजार पे थोड़ा बहुत तेजी देखी हो, प्रॉफिट बुकिंग, पर मार्केट पिछले 1 महीने से पल्सेस में स्टेबल है। ओके सर, अकोला के कारोबारी का फोन आया था सुबह में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 175 रुपए किलो रिटेल में दाम चले गए हैं। क्या लग रहा है सर, तुअर के को लेकर क्या रिपोर्ट है? कब तक इस तरह दाम बढ़ते रहेंगे? देखिए दीदी, अपन ने हर बार बहुत बार इस बारे में बात की है, और जैसा कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि जब तक न्यू क्रॉप नहीं आएगी ये हालात बने रहेंगे। और इस बार मानसून अच्छे होने की उम्मीद है, और हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री में भी बात हुई थी, और इस बार वो सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, और भारत सरकार भी कुछ मुहिम चलाने की तैयारी पे है जिसपे वो दालों के उत्पादन के लिए किसानों को कुछ विशेष सुविधाएं देगी। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय का और इंतजार करना पड़ेगा, और एक अच्छे मानसून का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो एटेक्चुअल में जो डिफिशिएट है वो बड़ा है। हमारा कंजम्पशन 4 मिलियन टन के आसपास है और प्रोडक्शन उससे काफी कम है। जो गैप है वो बड़ा है, तो सरकार इसमें चाह के भी बहुत कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं। सरकार ने पीली मटर का इंपोर्ट बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया चिकपीस पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाई, और मुझे जहां तक लगता है कि रशियन काबली पे भी सरकार इस पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है, जो अभी 44% है। तो एक सप्लाई साइड सरकार फोकस कर रही है, और हो सकता है कि इंपोर्टेड दाल से या लोकल मार्केट से एक बफर स्टॉक सरकार रखे, ताकि आगे चल के बाजारों में जब कुछ बहुत ज्यादा तेजी आए तो वो बफर स्टॉक से अपना लिक्विडेट करके बाजारों को कंट्रोल कर सके। पर अभी जो सरकार के पास जो तरीके हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो सरकार उन पे ही ध्यान देते हुए, इंपोर्ट पे ही ध्यान देते हुए, और स्टॉक लिमिट जो उनके पास एक आखिरी, मुझे कहना चाहिए कि एक आखिरी उपाय है कि ये स्टॉक लिमिट लगा दें। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा मुझे लगता नहीं कि सरकार कोई एक्शन लेगी। आप बताइए देवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आगे की स्थिति आपको क्या लग रही है? किस तरह से स्थिति यहां से ठीक होगी? क्या दालों की महंगाई कुछ कम होगी क्या आगे? नमस्ते विश्वमोहन जी। अभी दाल और पल्सेस में हम लोग
सेल्फ सफिशिएंट अभी भी नहीं है, वो अभी सरकार कबूल कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टॉक लिमिट या XYZ जो हथकंडे हैं वो पुराने हो चुके हैं, उससे बाजार में टेम्पररी घबराहट फैलती है, पैनिक फैलता है। जो अच्छे प्लेयर है वो साइड हो जाते हैं कि सरकार की कोई रिस्ट्रिक्शन आएगी या XYZ एक्शन होगा, तो उससे टेम्पररी 2-4 दिन बाजार ठीक हो जाते हैं, मंदे आ जाते हैं ना, फिर वही की वही जो बूमरिंग की तरह वो मार्केट और बढ़ते हैं। तो जितने भी ओपन इकोनॉमी के टाइम पे हम लोग अभी भी 2-4-5 साल की जो पॉलिसी बननी चाहिए इतनी बड़ी आबादी की भूख मिटाने के लिए दाल और पल्सेस की, वो हम लोग अभी भी कर नहीं पा रहे हैं। न कोई ट्रेड एसोसिएशन की सरकार कोई हेल्प ले रही है, उसका कोई सलाह मशवरा हो रहा है कि भाई ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है या कोई चैनलों में आता है कि XYZ दाल के भाव बढ़ गए, ऐसा हो गया, तो सरकार सीधी एक्शन में आके कोई भी चीज उल्टी सीधी हरकत में आके कोई भी स्टेप ले लेती है। वो नहीं होना चाहिए। 2-4-5 साल का पॉलिसी अगर बनेगा तभी हम लोग दाल और पल्सेस में ये जो आर्टिफिशियल तेजी मंदी है उसको रोक पाएंगे। और अभी भी हम मूंग में जो है इंपोर्ट का परमिशन नहीं है, और ये चुनावी माहौल के बीच में सरकार का लेट भी चना वगैरह जो है उसमें इंपोर्ट की जो ड्यूटी थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो हटाई, और मटर में ड्यूटी लगाने जैसी पोजीशन थी। मटर में उधर विदेश की जो मार्केट है उधर 100, 150, 200 डॉलर बढ़ गए, और ऐसी कोई परिस्थिति उधर है नहीं, और मटर उगाने वाले जो देश है वो बहुत सारे हैं। अगर 20% भी सरकार अगर ड्यूटी डालती है तो भी मटर हमको मिलता था, और जो यहाँ लोकल फार्मर अभी पिछले 3-4 साल से जो मटर की खेती कर रहा है उसको भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता था, उसको भी अगले साल अच्छा भाव मिल सकता था। और तुअर में स्पेशली तुअर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाने जाने वाली दाल है, तो उसके लिए बाकायदा सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए, फार्मर्स को एक विश्वास दिलाना चाहिए, उसकी वजह से ही प्रोडक्शन अपना बढ़ सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मटर में 20-30% इंपोर्ट ड्यूटी डालनी होगी, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो स्थिति तो और बिगड़ेगी? क्योंकि चने के दाम देखिए 1000 रुपये है ऊपर MSP से, और जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं चने के वो यही कह रहे हैं कि आगे भी दाम बढ़ेंगे। क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला होगा क्या? नहीं, देखिए उनका एक अपना नजरिया है और वो एक हद तक सही है कि जो फार्मर्स जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको एक सेटबैक लग सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब सरकार कोई नीति निर्धारण करती है तो वो 140 करोड़ लोगों को देख के करती है। व्यापारी उनका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पल्सेस के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि दाल रोटी खाओ और प्रभु की गुण गाओ, तो एटलीस्ट दाल की प्राइसेस को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। और इसीलिए मार्केट में ये बात भी काफी रूप से चर्चित हो रही है कि क्या सरकार पीली मटर का भी बफर स्टॉक रख सकती है। तो सरकार सारे अपने जो भी विकल्प हैं उनको खुले रखी हुई है, और मुझे लगता नहीं कि सरकार इस पर कोई ड्यूटी लगाएगी। आज की रेट पे सबसे सस्ती जो पीली मटर है वही सबसे सस्ती उपलब्ध दाल है, और जो काफी हद तक दालों के प्राइस को कंट्रोल किए हुए है। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बोला था कि बहुत बड़ी मात्रा में 16-17 लाख टन मटर आने के बावजूद पल्सेस के प्राइस पे बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार इस पे अभी कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी। ये हो सकता है कि बाहर के विदेशी जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबल हो रही होंगी, क्योंकि उनको वहां पे इंडिया की डिमांड गई। जब भी इंडिया मार्केट में आता है तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाते हैं निश्चित रूप से। पर आप किस चीज के अगेंस्ट क्या पा रहे हैं उसके हिसाब से येलो पीस पे मुझे लगता नहीं कि भारत सरकार कोई ड्यूटी लगाएगी। ये जरूर इसमें चिंता का विषय है कि जो चना का उत्पादन है वो पिछले साल से काफी कम हुआ है, और उसी लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है। तो मुझे लगता है कि इंपोर्ट तो और भी रशियन काबली पे खुलेगा, जिससे मार्केट में एक सप्लाई साइड बढ़े, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही त्योहारों का सीजन स्टार्ट होगा बाजार के प्राइसेस और बढ़ेंगे। इसलिए सरकार मुझे लगता है कि अभी जो भी ये चेकिंग है, स्टॉक लिमिट है, और इन सब चीजों पर विचार कर रही है ताकि आगे आने वाले चुनौतियों को ठीक से काउंटर किया जा सके। बात है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से दाम बढ़े हैं और आम लोगों की थाली की बात है तो डेफिनेटली सरकार इसका फोकस है, और किसान को तो बेहतर भाव मिलना चाहिए। लेकिन
किसान कंज्यूमर भी है, तो किसानों को भी सस्ता दाल मिले। जो लोग दाल नहीं उगाते हैं, जिन किसानों के पास दाल नहीं होगा, उनको भी तो खरीदना पड़ता है। तो सरकार को सबका ध्यान रखना पड़ता है, जैसा विवेक जी आप कह भी रहे थे। शुक्रिया देवेंद्र जी आपका, विवेक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपनी राय आपने रखी। मार्केट में जीरा की सबसे पहले बात करते हैं। जीरे पर दबाव दिख रहा है, कल भी हल्की नरमी दिखी थी, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कह सकते हैं, क्योंकि हाल में थोड़ी तेजी यहाँ पर आई है। वरना जी क्या लग रहा है जीरे में, क्या फिर से तेजी बनेगी क्या? थोड़ी सी तेजी अभी यहाँ पे और बन सकती है विश्व मोहन जी, क्योंकि किसान ने यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रखा है। तो जब भी वो रिलीज करेंगे एक प्रेशर तो देखने को मिलेगा जीरा में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस जो है नीचे 23,000 24,000 से नीचे अब स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एक बाइंग एक्टिविटी दिख सकती है। तो 27,350 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। टारगेट छोटा होगा 27,550 का। तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, ये 27,250 है। 27,250 के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक बार 27,550 800 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कमोडिटी, और फिर से यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जीरे में। और धनिया में वंदना जी बताइए, धनिया 7400 रुपए के ऊपर आ गया, लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है। 18,000 के नीचे हल्दी बनती है क्या खरीदारी? जी इसमें धनिया में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला था, और बिल्कुल लोअर लेवल से यहाँ पे खरीदारी आई है। मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे है, तो कंटिन्यू होना चाहिए बाइंग यहाँ पे। 7410 के करीब यहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट में रिकमेंडेशन रहेगी बाइंग की। 7480 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7380 का। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बहुत ज्यादा एक्शन देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। 17,950 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 18,100 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 17,875 रुपए का। ओके, ग्वार में बताइए, ग्वार सीड ग्वारगम आज कमजोरी दिख रही है, क्या फिर से दायरे में ही रहेगा या कुछ एक्टिविटीज कुछ एक्शन यहाँ पे दिखेगा ग्वार में आगे? दोनों साइड की मूव हो रही है यहाँ पे विश्व मोहन जी, लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट तो हायर हाईज और हायर लोज ये कमोडिटी बना रही है। तो ये काउंटर धीरे धीरे एक अपसाइड ले रहा है, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड रैली तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में जून कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। 5460 के करीब एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। टारगेट होगा सेलिंग स्ट्रैटेजीज में करीब करीब 5425 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5475 का। और बहुत छोटे से मतलब टारगेट के लिए यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन देना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्वार में देखा जाए तो हर लोअर साइड पे एक बार बाइंग जो है वो इमर्ज होके आ रही है। ओके, अब आखिरी सवाल धर्मेश जी आपसे होगा, करेंसी मार्केट को लेकर। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 50 पैसे पे, क्या लग रहा है आगे की चाल क्या दिख रही है? आज बिल्कुल सबड्यूड, बिल्कुल सुस्त दिख रहा है। देखिए काफी महीनों से प्राइस इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। इलेक्शन का टाइम है, काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। बट बहरहाल अगर बाकी सारे कंट्रीज एशिया में देखे, वो काफी उनकी करेंसी पिटाई हुए इंडिया के अगेंस्ट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया में अभी भी यहाँ से वीकनेस जारी हो सकती है, और आगे चल के मैं 84-10 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं काफी बुलिश हूँ डॉलर में। गिरावट पे मैं सलाह दूंगा कि आप बाय करके चले डॉलर। ओके, शुक्रिया धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।